हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार उषा राजे सक्सेना की लिखी हुई कहानी अभिशप्त। हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़ी उषा राजे जी का लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इस सदी के 7वें दशक में साउथ लंदन के स्थानीय पत्र पत्रिकाओं एवं रेडियो प्रसारण के द्वारा प्रकाश में आया। उनकी कविताएं, कहानियां एवं लेख भारत, अमेरिका और यूरोप के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। वो उस गौरवर्ण व्यक्ति के साथ खाने के कमरे में प्रवेश कर रही थी। दोनों ही दरवाजे के पास खड़े होटल के ठसाठस भरे हॉल में 2 खाली जगहें ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें कई बार इधर उधर आते जाते देखा था, पर कभी बातचीत नहीं हुई। उस युवती के भावप्रवण आंखों में कभी कभी पहचान का संकेत होता, पर वो पुरुष को देखकर भी अनदेखा कर जाता। इस तरह के कई अनुभव मुझे पहले भी हो चुके थे। पूर्व से आए अधिकांश लोग अपने देश के लोगों से पश्चिमी परदेसी धरती पर जुड़ने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। उनका जोड़ा मुझे कुछ विचित्र सा लगा था। युवती कुछ कम उम्र की, शायद 24-25 साल की, और वो पुरुष हर हाल में 35-40 या उससे कुछ अधिक ही रहा होगा। कमल नाल सी कोमल उस श्याम वर्णा युवती का चेहरा मोहरा काफ़ी आकर्षक था, कुछ लुनाई लिए। बड़ी बड़ी जलज भावप्रवण आँखें रह रहकर सुनी हो उठती, और चेहरा कहीं किसी गहरे में हो रहे सिंधु मंथन की कथा कहता हुआ सा लगता था। इस बार फिर मैंने पहल कर ही दी। मैंने उन्हें देखते ही संकेत से बुलाया और पास पड़ी खाली कुर्सियों की ओर इंगित किया। पहले तो वो लोग कुछ सकुचाए। पुरुष शायद नहीं आना चाहता था, पर युवती ने ही उसके कानों में कुछ कहा, और फिर कहीं और न जगह होने के कारण संभवतः उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया होगा। आते ही जल्दी से युवती ने बिना पुरुष की ओर देखे मुझे धन्यवाद दे डाला, जैसे अगर अभी ही वो धन्यवाद नहीं दे पाती तो फिर शायद कभी नहीं दे पाती। पुरुष ने कुर्सी खींची और बैठ गया। बाद में युवती भी उसके बगल वाली कुर्सी पर यंत्रवत बैठ गई। वो पुरुष अब भी मित्रवत नहीं हो रहा था। युवती उसके अभद्रता पर असंतुष्ट लग रही थी, किंतु कुछ न कह पाने की असमर्थता उसके भावपूर्ण आंखों में अनचाहे ही झलक आई थी। संभवतः पुरुष उससे अपने मनोनीत ढंग के ही व्यवहार की अपेक्षा करता था। युवती भी सतर्क थी। वो उसके साथ तालमेल बैठाने का जी तोड़ प्रयास कर रही थी, किंतु भद्र होना पुरुष का स्वभाव नहीं लगता था। युवती शालीन और उच्च कुल से संबंधित लगती थी। उसने गले में 2 मंगलसूत्र पहन रखे थे, एक कंठी जैसा अत्यंत बहुमूल्य, कुछ एंटीक सा, जिनमें नन्हे नन्हे हीरे जड़े हुए थे, बेहद नाजुक और खूबसूरत। दूसरा सोने का काफ़ी लंबा और भारी, मात्र धन का प्रदर्शन। विचित्र मेल था दोनों मंगलसूत्रों का। पुरुष दुबला पतला गौरवर्ण, कुछ ओजहीन सा चेहरा, किंतु वस्त्र कीमती। उसने गले में मोटी सी सोने की जंजीर और उंगलियों में बहुमूल्य पत्थरों की ढेरों अंगूठियां पहन रखी थीं। सदा साथ होते हुए भी दोनों शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से अलग ही दिखते थे। मैं लंदन के अति व्यस्त जीवन के तनावों से छुटकारा पाने के लिए पिछले ही सप्ताह लेक डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत होटल में 15 दिन की छुट्टियां मनाने आई थी। होटल क्या था, स्वर्ग का एक टुकड़ा। चारों ओर अनंत हरियाली। पहाड़ की चोटियों ने अभी भी बर्फ़ की टोपी पहन रखी थी। जून का महीना था, धूप में गर्माहट थी। बर्फ़ पिघलकर पहाड़ पर से जलप्रपात बन बह रहा था। घाटियों में झुंड के झुंड डैफोडिल्स हवा के झोंकों के साथ नृत्य करते हुए लगते। अजेलिया और फोरयाइथिया की झाड़ियाँ दूर से देवयानियों जैसी लगती थीं। होटल के दक्षिण में विंडरमेयर झील नदी सी बहती थी। दिन में झील के चारों ओर बड़ी चहल पहल होती थी। तैरने के अतिरिक्त लोग झील के वक्ष स्थल पर तरह तरह की जल क्रीड़ाएँ करते। बड़ा मनोहर दृश्य होता। स्त्री पुरुष सभी मात्र कठ्य वस्त्र पहने धूप स्नान करते हुए शव आसन में विश्राम करते। बच्चे छिछले पानी में उछल कूद करते हुए आनंद मग्न रहते। सांझ को डूबता सूरज झील के नीले जल को सोने सी चमचमाती नदी में बदल देता।
कतार में खड़ी पालदार नौकाएं अद्भुत दृश्य का सृजन करती। कल सुबह फिर मेरा आमना सामना इन लोगों से होटल के बगीचे में बने हुए कॉफ़ी रूम में हुआ था। ये लोग पास की ही मेज़ पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई। होटल में वही एक भारतीय जोड़ा था, बाकी सब तो अंग्रेज या यूरोपियंस थे। पर उस ओर से परिचय के लिए कोई स्पंदन नहीं हुआ, इसलिए मुझे अपने पर नियंत्रण रखना पड़ा। आज का सुअवसर मैं नहीं छोड़ना चाह रही थी, अतः उन्हें अपनी मेज पर निमंत्रित कर ही लिया। थोड़ी देर हम सब चुप बैठे रहे। फिर मैंने ही अपना परिचय देते हुए और उनका परिचय मांगते हुए चुप्पी तोड़ी। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर जैसे ही युवती ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पुरुष ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, हम लोग पति पत्नी हैं। नॉर्वे में हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। अत्यंत व्यस्त जीवन है। यहाँ आने से लाखों का नुकसान हो रहा है, किंतु क्या कहूँ, पत्नी के मन बहलाव के लिए यहाँ आना हुआ है। स्त्रियाँ कभी खुश नहीं रह सकती हैं। घर में इतना धन दौलत है, घर का काम करने के लिए नॉर्वेजियन मेड है, गार्डनर है, 5-5 गाड़ियाँ हैं, एक शोफर भी है। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिर भी ये हर समय मानसिक तनाव से ग्रसित रहती है। डॉक्टर ने कहा इसे जलवायु ही नहीं, परिवेश परिवर्तन भी चाहिए, सो ले आया हूँ हजारों खर्च करके। अब कर ले जलवायु और परिवेश परिवर्तन। खड़ी हो ले लाइन में नाश्ते और खाने के लिए। ये घास फूस कोई खाना है? आज मैंने होटल मैनेजर को कह दिया है, कल जैसे भी हो मुझे भारतीय खाना ही चाहिए। मंगवाएगा साला, चाहे जहाँ से मंगवाए। पैसे दिए हैं, कोई मजाक है? पुरुष अपने व्यक्तित्व के छिछलेपन को स्वयं ही परत दर परत उजागर करता गया। लग रहा था युवती पुरुष के दम्भ भरे वाक्यांशों की आदी हो चुकी थी, अतः उसने अपने आँख और कान दोनों ही बंद कर रखे थे। इस समय वो बड़ी सहजता के साथ भोजन ग्रहण करने में तल्लीन थी। साथ ही लग रहा था कि काल और समय की दूरी लांघ वो किसी और संसार में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर कोमलता उगाई थी। चेहरे का भाव बता रहा था उसने वो कुछ भी नहीं सुना जो पुरुष कह रहा था, मात्र अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र की नाजुक कंठी से तन्मय खेलते हुए भोजन कर रही थी। मैंने बातों को नया मोड़ देने और युवती को यथार्थ में लाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों भाई, तुम्हें खाना पसंद आया? बड़ी तल्लीनता से खा रही थी वो, हल्के से सेहरी। फिर मेरे हाथों पर अपना रेशम सा कोमल हाथ रखते हुए भीगे सुर में बोली, मुझे शेपर्ड सपाई बहुत पसंद है। आज के मेनू में वही तो था। इसके पहले कि वो कुछ और कहती, पुरुष बोला, इसको तो यही सब गंद संद पसंद है। मैं ही गंवार भुज हूँ, बहुत अंग्रेज बनती है। फिर उसकी ओर चेहरा घुमाकर कहा, यहीं बैठी गपियाती रहोगी या चलोगी भी? कहो तो यहीं खाटवाट डलवा दूँ तुम्हारे लिए। फिर अपनी ठिठोली पर उस स्वयं ठठाकर हंसा और इधर उधर गर्व से देखते हुए अंगूठियों से भरे हाथ से कमरे की चाबी मेज पर से उठाई और बिना युवती की ओर देखे अपने कमरे में जाने के लिए एलिवेटर की ओर बढ़ गया। युवती कुछ कहना चाह रही थी पर कुछ कह ना सकी। वो उठी और बंदनी सी उसके पीछे चल पड़ी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी उसके बारे में सोचती रही। कई प्याले कॉफ़ी पी गई, नींद नहीं आ रही थी। देर रात तक लाउंज में बैठी रही, बिस्तर में भी करवटें बदलती रही। मन अनमना सा रहा, ठीक से सो नहीं पाई। क्यों कुछ लोग इतने अवश होते हैं? क्यों वो कोई कदम नहीं उठा पाते? क्यों उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाता? क्यों क्यों इस क्यों का उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा था। दूसरे दिन मैं उन्हें खोजती रही, वो लोग कहीं नहीं दिखे। पुरुष स्वभाव से ही अहंकारी और नीरस व्यक्तित्व का लगता था। मैंने उसे कभी किसी मनोरंजक क्रीड़ा में सम्मिलित होते नहीं देखा था। अक्सर स्वागत कक्ष, दूरदर्शन कक्ष अथवा स्विमिंग पूल के कगार पर किसी न किसी आरामदेह कुर्सी पर ऐसी जगह पर बैठा होता जहाँ से वो युवती की गतिविधियों को अच्छी तरह देखकर उसके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रख सकता हो। उस दिन शाम को भोजन से पूर्व महिला प्रसाधन कक्ष में अचानक उससे भेंट हो गई। मैं लिपस्टिक लगा रही थी, तभी शीशे में उसकी झलक मिली। लिपस्टिक लगाना छोड़ मैं उसकी ओर पलटी और छूटते ही बोली, अरे भाई, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं तलाशा। आप भला मुझे क्यों तलाश रही थी? दुख की गहन छाया उसके चेहरे पर साकार हो उठी। हाथ में पकड़े नैपकिन को मरोड़ते हुए उसे चिंदी चिंदी करते हुए बोली,
मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अतः 2 दिन हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकले। वहीं खाना आदि मंगवा लिया था। उन्हें बहुत लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। उसने अपने को संयत करते हुए धीमे स्वर में कहा, अच्छा, पर तुम्हें भी क्या वही अच्छा लगता है जो तुम्हारे पति को अच्छा लगता है? मैंने उसकी घने उदास बादल सी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, आपको नहीं पता। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। मुझे उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कोई एहसान करे तो उसका कृतज्ञ तो होना ही चाहिए, किंतु कृतज्ञता के कारण अवश्य तो नहीं होना चाहिए। तुम तनावग्रस्त हो। तुम्हारे पति ने कल शाम ही खाने की मेज पर कहा था, तुम्हारे होठों की गढ़न थिरकती हुई मुस्कुराहट के लिए बनी है। तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन हैं, पर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हें कोई गहरा दुख है? ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो वैसे ही चिंतित हो उठी हैं। पर सच कहूँ, आपसे मुझे आश्वस्ति मिली है। कल मेरे पति व्यापार के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं। उनका लोहे और इस्पात का व्यापार है। मुझे भी साथ ले जाना चाह रहे हैं, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लंदन के तीव्र गति वाले वाहनों और वहाँ के बंद कमरों में मेरा दम घुटता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। वे बाहर खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कहते हुए वो चलने को अधीर हो उठी। तो वे तुम्हें वायु परिवर्तन के लिए नहीं लाए हैं? इतना सब झूठ वे कैसे कह लेते हैं? और तुम अवश्य सी बैठी सुन लेती हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर स्नेह से कहा, ओह, इस तरह के हमलों की तो मैं आदी हो चुकी हूँ। उन्हें कुछ तो कहना था ना। विपक्षी को घायल करना उनकी क्रीड़ा है। शब्दों से बचाव नहीं हो सकता है। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, उनका सिद्धांत है। मेरा मुखर होना हवन में आहुति डालने के समान होता है। माँ कहती थी, एक चुप 1000 बला टालती है। नहीं, ये सच नहीं है। वो बला टलती नहीं है, मन के अंधेरे कोने में कुंडली मारकर बैठ जाती है और धीरे धीरे जहर उगलते हुए हमारे आत्मविश्वास को दंशित करती रहती है। तुम्हें अपने अंतरावलोकन के दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना चाहिए। ओह, आप व्यर्थ चिंतित हो रही हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है। कहती हुई वो सपाटे से प्रसाधन कक्ष से बाहर निकल गई। मैं कुछ देर मूर्तिवत वहीं खड़ी विचलित मनस्थित से उसकी अवस्था के बारे में सोचती रही। रात फिर नींद नहीं आई। मन बार बार उस युवती से हुए संवाद को कपास की तरह धुनता रहा। दूसरे दिन तनाव मुक्त होने के लिए अल्पाहार के पश्चात मैं झील की ओर धूप स्नान के लिए जाने ही वाली थी कि वो भागी भागी आई और बोली, आप झील पर जा रही हैं ना? थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो मैं भी चलूँगी। अकेले जाने को मन नहीं बना पाऊँगी। उसके फूले पपोटों और आंखों में उभर आए गुलाबी डोरों को देखकर लगा शायद वो रात भर सो नहीं पाई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक से भले दो। किंतु तुम्हारे पति? मैंने पूछा। कल रात उन्हें अस्थमा का अटैक हुआ था। डॉक्टर बुलाना पड़ा। अब ठीक है, नींद का इंजेक्शन लगा है। अब 4 घंटे आराम से सोएंगे। डॉक्टर ने जगाने को मना किया है। ऐसा अक्सर हो जाता है, चिंता की कोई बात नहीं है। वो जल्दी ही कंचुकी और कटी वस्त्र पहने, हाथ में तौलिया और छोटा सा मोबाइल फ़ोन पकड़े नंगे पांव मंथर गति से चलती हुई वापस आ गई। उस सांवली युवती के तराशे हुए संगमरमरी देह यष्टि पर से पुरुष ही नहीं, स्त्रियों की नज़र भी नहीं हट पा रही थी। झील पर चलोगी या उधर घाटी में? मैंने उसे कटावदार सीढ़ियाँ दिखाईं, जहाँ ऊंची पहाड़ी पर से झलझल करता हुआ झरना नीचे घाटी के कुंड में गिर रहा था। कुंड के चारों ओर हरे घास की अप्रतिम हरियाली थी। लाखों के तादाद में डैफोडिल्स मस्ती से हवा के झोंकों के साथ झूम रहे थे। उनके बीच कहीं कहीं छितरे हुए लाल ट्यूलिप्स सिर उठाए इतरा रहे थे। अतिथियों की सुविधा के लिए वहाँ छोटे छोटे फूस के कलात्मक मड़ैया बने हुए थे, जिनके नीचे धूप स्नान और विश्राम के लिए फूलदार गद्दे बिछे हुए थे। पास ही फूलों से सजा एक जलपान गृह भी था। ओह, कितना सुंदर दृश्य है, जैसे स्वर्ग धरती पर साकार हो उठा हो। वहाँ ही चलते हैं, वहीं कुंड में तैरेंगे। झील के पास तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, बच्चे भी होंगे, और फिर मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगी। और वो अपने आप को संभाल नहीं सकी। उसकी आंखों से निशब्द मोती से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। जल्दी उसने स्वयं को व्यवस्थित किया और भर्राए कंठ से बोली, मैं अभिशप्त हूँ।
नहीं, कोई अभिशप्त नहीं होता। परिस्थितियों से जूझ न सकने के कारण विचलित, आलसी और दुर्बल मनोवृत्ति के लोगों को समझाने के लिए, उन्हें नैराश्य से उबारने के लिए हमारे पुरखों ने भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी और प्रभु की इच्छा जैसे भ्रमात्मक शब्दों की रचना की है। फिर अभिशप्त तो एक पौराणिक, मायावी और काल्पनिक शब्द है। वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। तुम जैसी युवा और समझदार लड़की को शब्दों के ऐसे गुंजलक में उलझकर भटकना ठीक नहीं है। यद्यपि मैं उसकी मनस्थिति और परिस्थितियों को समझ रही थी, ऐसे अहंकारी और संकीर्ण मनोवृत्ति वाले पति से सहानुभूति, सहयोग और संवेदना की आशा नहीं की जा सकती है। स्वयं उसके अंदर ही ना जाने कितने विषाक्त सर्प फन काढ़े कुंडली मारे हुए बैठे होंगे। अवश्य ही वो उसकी अवस्था पर अपने अहम के नाक को दूध पिलाता होगा। अचानक आकाश में घने बादल छा गए। 2-4 बूंदें हमारे ऊपर गिरीं। उसने अपने आप को व्यवस्थित किया। चेहरे पर आए आंसुओं को उंगलियों के पोर से पोंछती हुई बोली, चलिए नीचे चलते हैं, कहीं बारिश आ गई तो तैरने का कार्यक्रम रद्द हो जाएगा। नहीं, ये पहाड़ी बारिश है, ये कुछ भी रद्द नहीं करती। ये तो प्रकृति को ऊर्जा देती है। देखो ना, घास पर नन्ही नन्ही बूंदें सूरज की किरणों से अटखेलियाँ करती हुई कैसी हीरे सी जगमगा रही हैं। हम दोनों बातें करते हुए कटावदार सीढ़ियाँ उतरते रहे। आपने हीरे की बात की तो मुझे अपना पिछला जीवन याद आ गया। दुर्भाग्य से मेरे 2 विवाह हुए। मेरे पहले पति स्वर्णकार थे, साथ ही वे संगीत और कला प्रेमी भी थे। सौंदर्य बोध उनकी रक्त शिराओं में स्पंदित था। उनके गढ़े हुए कलात्मक आभूषणों ने सर्वोत्तम स्वर्णांजलि पुरस्कार जीता था। ये जो अद्वितीय मंगलसूत्र आप देख रही हैं ना, इसकी परिकल्पना उन्होंने ही की थी। इसका एक एक तार उन्होंने अपने हाथ से खींचा और रूपायित किया। उसने कंठी को इस तरह स्नेह से स्पर्श किया मानो किसी के माथे पर आए श्रम बिंदु को प्यार से स्पर्श कर रही हो। ये केवल मंगलसूत्र नहीं है, ये एक अत्यंत बहुमूल्य सतलड़े का हिस्सा है जिसका नाम गठबंधन है। बहुत कलात्मक, खूबसूरत और अनोखा है तुम्हारा ये मंगलसूत्र। सचमुच गहन प्यार का प्रतीक लगता है, मैंने स्नेह से प्रशंसात्मक शब्दों में कहा। विचित्र ढंग से हुआ था हमारा गठबंधन। कहते हुए वो तनिक रुकी, फिर बोली, उन दिनों मेरी माँ लंदन ब्रिज अस्पताल में मैट्रन थी। वहीं उनकी एक भद्र महिला से भेंट हुई थी। वो अपने पुत्र के साथ पति के किडनी डायलिसिस के लिए भारत से आई हुई थी। उस रात माँ बस अपनी पारी समाप्त कर घर जाने ही वाली थी कि उन्होंने माँ को रोक कर कहा, देखिए, लंदन में मेरा कोई परिचित नहीं है। मेरे पति के बचने की कोई आशा नहीं है। उनके बदन में पानी भरना शुरू हो गया है। मेरा पुत्र मेरे साथ है, किंतु उसे यहाँ का कोई अनुभव नहीं है। मैं बहुत बड़ी विपदा में हूँ। मेरे पति की अंतिम अभिलाषा है कि उनके पुत्र का विवाह उनकी आंखें बंद होने से पहले हो जाए। अब आप बताएं, मैं इस अनजाने देश में उनकी अंतिम इच्छा कैसे पूरी करूं? माँ ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए, इस तरह मन छोटा मत करिए। मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट तो देख लेने दीजिए। माँ ने रिपोर्ट देखकर कहा, हाँ, स्थिति तो शोचनीय है। आपके पास समय अधिक नहीं है। तो वो महिला उनका हाथ पकड़कर बोली, आप मेरी सहायता करें बहन। अवश्य ही आपके जान पहचान में कोई भारतीय होगा जो मेरी सहायता कर सकेगा। उन्होंने आंख में आए आंसुओं को पीते हुए कहा। माँ ने उन्हें चकित करते हुए हिंदी में कहा, हाँ, मैं एक अत्यंत विद्वान पंडित विवेकानंद को जानती हूँ। वो मेरी पुत्री को हिंदी पढ़ाने के साथ ही भारतीय संस्कृति और दर्शन से भी परिचय करा रहे हैं। मैं उन्हें कल यहाँ बुला लेती हूँ। ओह, आप तो हिंदी बोल लेती हैं, वो कैसे? माँ ने हंसते हुए कहा, 17 वर्ष पहले की बात है। मैं एडिनबरा के रॉयल इन्फर्मरी अस्पताल में छात्र नर्स थी। चिकित्सा के लिए आए एक श्याम वर्ण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने उनके मन को ऐसा मोहा कि वो उससे मित्रता करने के लिए उससे हिंदी एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करने लगी। जितना ही वो उससे मिलती, उतना ही उन्हें लगता कि वो उनके मन प्राण में समाने लगा है। जब वो और अधिक स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी तो उन्होंने अपने मन की बात उसे बताई। तो वो अत्यंत संयमित स्वर में बोले, उनका विवाह बचपन में ही हो चुका था, अभी गौना नहीं हुआ है। पत्नी अभी अपने माता पिता के पास है, वयस्क नहीं है। वयस्क होने पर ही गौना होगा और वो वचनबद्ध हैं।
माँ 70वें दशक की स्वतंत्र एवं उन्मुक्त विचारों वाली अति संवेदनशील युवती थी। उन पर अपने युग का पूरा प्रभाव था। उन्हें भारतीय संस्कृति, संगीत, दर्शन, वस्त्राभूषण सब कुछ पसंद था, किंतु उनके माता पिता सामंती थे। अतः माँ उनके विक्टोरियन अनुशासन और संस्कृति का प्रचंड विरोध करती थी। एक दिन पारिवारिक कलह से संत्रस्त हो वो उनका संरक्षण छोड़ नर्सेस क्वार्टर में रहने चली आईं। तब तक वो युवक उनके लिए सौरमंडल हो चुका था और वो पृथ्वी। माँ दिन रात उनकी परिक्रमा करने लगी। अंत में वही हुआ, वो उनका प्रणय अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने आपसी सहमति से संभोग कर गंधर्व विवाह किया। यद्यपि वो केवल 2 वर्ष की छात्रवृत्ति पर स्कॉटलैंड आए थे और उनके भारत जाने की अवधि पूरी हो चुकी थी, किंतु माँ के अनुरोध पर वो 3 माह और रुक गए। इसी बीच माँ को उनका मन वांछित वरदान मिल गया, वो गर्भवती हो गई। युवक नियत समय पर भारत प्रस्थान कर गया। माँ ने उन्हें नहीं बताया कि उनका वीर्य उनके गर्भ में पल्लवित हो रहा है। जल्दी ही माँ का परिचय संसार की वास्तविकताओं और विषमता से होने लगा। उस समय स्कॉटलैंड का युवा समाज इंग्लैंड का अंधा अनुकरण कर केवल सतही प्रगति कर सका था। माँ के इस दुत्साह से उनके सभी मित्र आतंकित हो उठे और उन्होंने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। माँ से और अधिक संत्रास नहीं झेला गया। एक रात बिना किसी को बताए वो 400 मील दूर हिच हाइकिंग करती हुई लंदन आ गई। लंदन अत्यंत विशाल, बहुरंगी, बहुभाषीय और बहुसंस्कृति का केंद्र था और कम्युनल लिविंग अपनी जड़ें जमा रही थी। बीटल्स के गाने तथा अवैध संतान को फैशनेबल लोगों के बीच विशेष प्रेम से उत्पन्न संतान की संज्ञा दी जा रही थी। अविवाहित माँ को मिलने वाली सभी सुविधाएं माँ को बिना किसी अनादर के उदार कानून के तहत वेलफेयर स्टेट से मिल गई। माँ का भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव मेरे जन्म के साथ और बढ़ गया। मैं अपने पिता की भांति श्याम वर्णा एवं शांत स्वभाव की थी। माँ मुझे पिता की अनुकृति पा चरम आनंद एवं संतोष का अनुभव करती। घर पर मैं माँ के साथ रविशंकर का सितार और अल्लाह रखा खां का तबला वादन सुनती हुई स्वप्न लोक में विचरण करती। स्कूल में श्वेत सहपाठियों के बीच पाकी, काली कलूटी और दोगिली जैसी उपाधियों से विभूषित होती। अवैध संतान और काउंसिल फ्लैट में रहने के नाते भारतीय साथियों के बीच भी मैं स्थान नहीं पा रही थी। चारों ओर से उपेक्षा और निरादर। मेरा व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता जा रहा था। माँ मेरे भविष्य के बारे में चिंतित थी। स्कूल में मेरी शिक्षिकाएं मेरी कुशाग्र बुद्धि से चकित एवं प्रभावित थीं। संगीत, कला एवं नृत्य में मेरी अभिरुचि देख उन्होंने माँ से अभिभावक संध्या के साक्षात्कार में कहा, पढ़ने लिखने के अतिरिक्त तुम्हारी पुत्री में ललित कलाओं के साथ नृत्य और संगीत की विशेष प्रतिभा है, उसे उचित दिशा मिलनी चाहिए। माँ मुझे स्थानीय चर्च हॉल में संध्या के समय टैप डांसिंग और बैले सीखने के लिए ले जाने लगी। एक दिन प्रिया और पवार हमारे स्कूल में कथक नृत्य का प्रदर्शन करने आए। उनके नृत्य ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं महीनों उनके नृत्य को आंख बंद कर चलचित्र की तरह देखती और उसका अनुकरण करती। माँ धीरे धीरे मेरी रुचियों से अवगत होती जा रही थीं, किंतु वो अपने सीमित आय के कारण अवश थीं। मैं माँ की सीमा और पीड़ा से अवगत थी। इसी बीच पंडित विश्व नारायण उच्च रक्तचाप और मधुमेह की चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। रात्रि को औषधि देने के पश्चात जब माँ जाने लगीं तो उन्होंने माँ को बुलाकर कहा, नर्स, मुझे प्रातःकाल पूजा और ध्यान के लिए एकांत की सुविधा चाहिए, क्या आप कोई प्रबंध कर सकती हैं? माँ को अचानक अपने उस सुखद अतीत की याद आ गई, जिसके सुख ने उन्हें आज तक किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं बनाने दिया। उन्होंने उत्फुल्ल होकर कहा, हाँ क्यों नहीं, यदि आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूँ। कहिए ना, कोई असुविधा? विष्णु नारायण जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई असुविधा नहीं, मैं मात्र आपके मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि का आस्वादन करना चाहती हूँ। बस इतना ही? और इतना संकोच? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी बेटी। माँ ने उनके चरण छू प्रणाम किया। वार्ड के सभी लोग हतप्रभ माँ को देखते रहे। फिर मेरे जीवन में एक नया पृष्ठ खुला। मैं पंडित विष्णु नारायण की शिष्या बन गई। मुझे भारतीय संगीत, संस्कृति, भाषा एवं नृत्य की शिक्षा मिलने लगी। पंडित जी ने माँ को पिता का स्नेह और मुझे पितामह का वात्सल्य दिया। मैं उन 10 वर्षों में कब कुरूप कीड़े से तितली बन गई मुझे पता ही न चला।
फिर उस दिन उन्होंने ही मुझे उस मरणासन्न पिता की अंतिम आकांक्षा, दुख से विह्वल माता तथा पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने को कर्तव्य बोध से बंधे तन मन से आतुर उस सुदर्शन पुत्र की मार्मिक कथा बताई। मैं स्वयं उस भारतीय परिवार से मिलने को आतुर हो उठी। मृत्यु की भयावह छाया में ही मैं उन लोगों से मिली। पुत्र पिता के पास बैठा भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहा था। दुख से विह्वल माता शैया पर लेटे रुग्ण पति के सिर पर स्नेह से हाथ फिरा रही थी। मेरे आगमन पर मरणासन्न व्यक्ति ने आंखें खोलीं और मुझे पास बुलाकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं निश्चिंत हो देह विसर्जन कर सकता हूँ। मेरी पुत्र वधू आ गई। मैं स्वप्नवत थी। लगा मेरे शीश पर चांद और तारों का झिलमिलाता वितान तन गया है। मैं किसी कानन वन में लताओं और द्रुमों के बीच खड़ी हूँ। मेरे चारों ओर सुवासित रंग बिरंगे सुमन खिल उठे हैं। फूलों से लदे विशाल वृक्षों की गुलाबी पंखुड़ियाँ झरझर मुझ पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। तभी उनके पुत्र ने भगवत गीता को प्रणाम कर पिता के चरण छुए और मेरे पास आकर मंदिर में बजती हुई घंटी सा नमस्कार जैसा कुछ कहा। मैं कुछ सुन न सकी। निःशब्द सांसों का आरोह अवरोह धौंकनी सा चलने लगा। देह में फैले सारे स्नायु तंत्र एक साथ सितार के तार से झंकृत हो उठे। ऐसा लगा जैसे किसी देव पुरुष ने चुपके से मेरी आंखों को असीम स्नेह से अपनी कोमल कलात्मक उंगलियों से ढककर पूछा, बोलो तो मैं कौन हूँ? और मैंने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए स्मित हास्य के साथ तरंगित होकर कहा, तुम मेरे प्रिय रत्नमणि हो ना, मेरे शलाका पुरुष। उस समय मैं केवल 17 वर्ष की थी। इंग्लैंड में विवाह की आयु 18 वर्ष थी, किंतु स्कॉटलैंड में 17 वर्ष था। अतः पिताजी को विशेष कैंपर में लेकर हम सब लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के सीमा पर बने हुए विवाह के रजिस्ट्रार ऑफिस ग्रेटना ग्रीन गए। समय अधिक नहीं था, अतः उसी शाम पंडित विश्व नारायण जी ने स्थानीय आर्य समाज मंदिर में भारतीय पद्धति से हमारे विवाह को पवित्र मंत्रोच्चार के साथ संपन्न किया। 5 दिनों के बाद पिताजी ने अपना पार्थिव देह का त्याग किया। वो जब तक जीवित रहे चैतन्य रहे। उनका स्नेह स्पर्श मुझे आज भी याद है। सदा के लिए पलकें बंद करने से पूर्व उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटी, जीवन एक ऐसा चित्रवृत्त है जो कभी पूरा नहीं होता। हाँ, उसे पूर्ण करने का प्रयत्न हम जीवन भर करते हैं और करना चाहिए। यही कर्म है, यही संसार है। मुझे वो एक विशाल कैनवस दे गए। उसमें प्रकृति के साथ मैं स्वयं भी इंद्रधनुषी रंग भर रही थी। माँ ममता, स्नेह और वात्सल्य की विशाल सागर थीं और पति उनका प्यार तो असीम और अनंत था। जीवन पर्व था और मैं प्रतिदिन एक उत्सव मनाती। मेरे पति और माँ मुझे पाकर धन्य हो उठे थे और मैं कोयल सी कुहुकती, मोरनी सी आह्लादित नृत्य करती, सुख के सागर में हिलोरे लेती। मेरे प्रति स्वर्णकार होने के साथ ही हीरे पन्ने के व्यापारी भी थे। माँ चित्रकार थीं। अधिकांश आभूषणों की रूपरेखा वो माँ के साथ मिलकर स्वयं चित्रित करते थे। मैं उनमें रंग भरती। जब कभी वो किसी विशेष आभूषण को स्वयं रूपायित करते तो मैं उनके साथ होती। आभूषणों के जड़त में रंगों का चयन मेरा होता था। उनके कलात्मक आभूषणों की चर्चा देश विदेश में थी। मेरे दिन सोने के और रातें चांदी की। तभी हमारे खुशियों पर स्वर्ण किरीट लगाने आई हमारी पुत्री। हम सब आनंद विभोर हो उठे। लंदन से माँ और विश्व नारायण जी अपनी नतनी को आशीर्वाद देने आए। माँ 6 महीने हमारे साथ रहीं। उनके आने से हमारे विशाल भवन के प्रांगण में रोज कोई न कोई सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होता। उसी समय नृत्य में मेरी रुचि देख नृत्य प्रदर्शन के लिए मेरे पति ने एक विशेष नृत्य कक्ष का निर्माण कराया। मैं उर्वशी और रंभासी नृत्य कर उन्हें रिझाती। चलते समय माँ ने अपनी वसीयत के कागज़ मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये छोटा उपहार मेरी नतनी के लिए है। बेटी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें सुखी और वैभव में देख आत्मा तृप्त हो उठी है। माँ से वही मेरी अंतिम भेंट थी। इसी बीच भारत सरकार ने नए बजट में स्वर्ण उद्योग को कई अनुकूल छूटें दी। आयात होने वाला कच्चा माल, हीरा, सोना, औजार आदि कर मुक्त हो गया। विदेशी मुद्रा पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। हमारा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करने लगा।
दिसंबर जनवरी 1992 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में विश्व स्तर पर कलात्मक आभूषणों की प्रदर्शनी लगने वाली थी। मेरे पति 2 करोड़ के हैदराबादी और राजस्थानी शैली के पुरातन कलात्मक आभूषण अपने 2 कर्मचारियों को साथ लेकर बड़े उत्साह से उसमें सम्मिलित होने मुंबई गए। देश विदेश से आभूषण निर्यातकों का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। प्रातः ही उन्होंने अति प्रसन्न हो दूरभाष पर बताया कि अमेरिका से उन्हें $2 करोड़ के सौदे का अनुबंध मिला है। माँ बेटे की सफलता पर प्रसन्न थीं और मैं गर्वित। वो प्रदर्शनी का अंतिम दिन था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। सारे भारत में तहलका मच गया। जोगेश्वरी चाल में रहने वाली एक महिला पर मिट्टी का तेल छिड़क कर किसी ने आग लगा दी। बस शांत सुंदर कला के केंद्र मुंबई पर गाज सी गिर पड़ी। सांप्रदायिकता ने ऐसा नृशंस खेल खेला कि गली गली रक्त की नदियां बहने लगीं। लाखों के तादाद में वहशी दरिंदों ने प्रदर्शनी भवन पर धावा बोल दिया। क्षण भर में लूटपाट, आगजनी, गोला बारूद और नरसंहार का तांडव मेरे सौभाग्य सिंदूर और माँ का एकमात्र पुत्र बर्बरता से लूट ले गया। मैं विक्षिप्त, चूड़ियाँ टूटी, सिंदूर पूछा, ये कैसा वैधव्य? पति का पार्थिव देह नहीं, उनके अंतिम दर्शन नहीं, अग्नि को क्या समर्पित करूं? मैं अंधड़ में जड़ छोड़ बैठे वृक्ष सी अररा गई। माँ कर्तव्य बोध से बंधी थर्राते होठ से निरंतर फूटने को आतुर आर्तनाद को घूंट प्रकृतस्थ होने का प्रयास करती। कभी अपनी 6 वर्षीय पौत्री को हाहाकार करती छाती से लगाती, तो कभी मेरे पथराए देह पर सांत्वना भरा हाथ फेरती। मुंह रुदन करती स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास करती। मैं न जाने कितने दिनों अचेत रही। माँ को अकेले ही सबको संभालना पड़ा। देनदारों को देने के पश्चात जो कुछ बचा वो सब माँ ने मुझे सौंपना चाहा, किंतु मैं तो जड़ हो चुकी थी। घर के संकटकालीन और उदास वातावरण का प्रभाव बच्ची के कोमल मन को असंतुलित और कुंठित कर रहा था। अतः कुछ दिनों के लिए माँ ने उसे अपनी मौसेरी बहन के पास भेज दिया। मेरी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही थी। मुझे मेरे पति चाहिए, मैं माँ से कहती। मुझे उनकी बाहें चाहिए, मुझे उनकी देह चाहिए, मुझे उनका स्पर्श चाहिए। माँ, मुझे मेरे रत्नमणि चाहिए। शोकातुर माँ अंदर अंदर बिलखती, आर्तनाद करती, किंतु मेरे कारण खुलकर विलाप भी नहीं कर पाती। वो अंदर अंदर खंडित और अशक्त होती जा रही थी। मेरे जीने की इच्छा समाप्त होती जा रही थी। 1-2 बार मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया। माँ घबरा उठी। अंत में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा, संभवतः इसे पुरुष संबल की आवश्यकता है। उन्हीं दिनों माँ की मौसेरी बहन का विधुर देवर नॉर्वे से अपने लिए साथी खोजने आया था। मौसी ने माँ को पट्टी पढ़ाई। डॉक्टर ठीक कहते हैं, दोनों ही दुखी हैं, शोकातुर हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हुए नया जीवन आरंभ करेंगे। तुम कब तक जवान बहू को अपने पंखों के नीचे दबाए रखोगी? राण और सांड बंधन में नहीं रह सकते। मेरे देवर के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। सुख सुविधा में पली इस जवान जहान विदेशी लड़की को यहाँ लोग मिनटों में चौंथ जाएंगे। तुम कब तक रखवाली करोगी? व्यापार भी ठप हो गया है। देश विदेश घूमेगी, वातावरण बदलेगा तो जीवन अपने आप पटरी पर आ जाएगा। माँ संतुलित नहीं थी। उनका मनोबल टूट चुका था। उन्हें भविष्य दुख स्वप्नों का एक ऐसा सुरंग लग रहा था जिसमें बारूद बिछा है। हर कदम पर मौत खड़ी उनके विश्वास को चिंती चिंती कर हवा में बिखेर रही है। मौसी के विधुर देवर 2-3 बार हमें सहानुभूति देने आए। माँ से कहने लगे, यहाँ का माहौल इसके लिए ठीक नहीं है। नॉर्वे में उनके पास हर तरह की सुविधा है। बच्चे बोर्डिंग स्कूल में हैं, अतः घर पर मेरा ही साम्राज्य होगा। मुझसे भी कहा, वो बहुत अकेले हैं, उन्हें एक अच्छे मित्र और साथी की आवश्यकता है। मैं माँ की जान थी। मेरा बिछोह उन्हें असह्य था, किंतु मेरे सुख के लिए वो तैयार हो गईं। माँ ने मुझसे कई बार पूछा, किंतु मुझ में निर्णय की शक्ति नहीं थी। मेरे विवाह में माँ और मौसी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। मौसी ने ही सारे निर्णय लिए। घर में बेदी बनी। मौसी और पंडित ने मेरा गठबंधन उस विधुर से करा दिया। विदा के समय माँ बिछोह से विवल भर्राए स्वर में बोली, बेटी, ये संसार एक रंगमंच है। हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है। अनंत काल तक कोई रहने वाला नहीं है। तुम्हें ये जो जीवन चित्रवत्त मिला है उसके कैनवास पर रंग भरने हैं। और उनका कंठ गीले कपास की गठरी सा ठस अवरुद्ध हो गया। मेरी पुत्री मुझसे रोती हुई लिपट गई। कहने लगी,
माँ, पिताजी तो मुझे छोड़कर चले गए और तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। माँ ने उसे अपनी गोद में भींच लिया और बोली, मेरी गुड़िया, मैं हूं ना तेरे पास, तेरी पितामही। माँ को अभी और बहुत से कार्य करने हैं। उसे नेह से थपकते हुए उन्होंने मुझे साहस बंधाया। तुम कोई चिंता मत करना बेटी, हम शीघ्र ही संतुलित हो जाएंगे, फिर हम मिलते रहेंगे। मैं अपनी पुत्री को कोई आश्वासन नहीं दे पाई। अर्ध चेतना में अवश खींचती हुई मौसी के देवर के साथ अदृश्य मार्ग पर चल पड़ी। डेनमार्क में एयर पेरेंट पर पिता के संग अपने ही व्यय की एक अपरिचित युवती को देख भाई बहन दोनों ही ईर्ष्या दाह से भभक उठे। एयरपोर्ट पर ही उनके अपमानजनक व्यंग बाण मुझे अंदर तक बींध गए। कुंठित, विद्रोही और बिगड़ी हुई निरंकुश संतानें मेरी ही नहीं, पिता की भी अवमानना करती थीं। पूर्ण परिवेश संवेदनहीन, नपुंसक और तिलमिलाया हुआ। वो विछोह पीड़ा से घायल चिड़ैया सी फुनगी और शाख के अभाव में असहाय दीवारों से सिर मार रही थी। मैं करुणा और वात्सल्य से विगलित स्वयं ही असहज हो उठी थी। सांत्वना के सही शब्द अभी खोज ही रही थी कि उसके मोबाइल फोन की घंटी हिनहिनाई। दाहिने हाथ से गाल पर लुढ़कते आंसुओं को पोंछते हुए उसने रुंधे गले से कहा, वो जग गए हैं, मुझे जाना होगा, आप मुझे क्षमा करिएगा। कहते हुए वो विश्राम शैया पर उठ बैठी। अरे कैसी बात करती हो, दुख बांटने से ही हल्का होता है। सुनो, तुम 21वीं सदी की संतान हो, ये युग जीने का है, कंधे पर सलीब ढोने का नहीं। विकल्प खोजो बेटी, विकल्प। आज की ये दुनिया विकल्पों की है, हिम्मत से काम लो, रास्ते खोजो। वो शायद मेरी बात सुन नहीं सकी। इसके पहले कि मैं उससे कुछ और कहती, वो तौलिया और मोबाइल फ़ोन हाथ में उठा घबराई हिरनी सी खुद अपने निर्मम अहेरी के पास में शरण लेने भागी। ये कैसा विधान, ये कैसी विडंबना, ये कैसा समीकरण। परिस्थितियों और परिवेश ने इस बच्ची को एक ऐसी मुर्गी बना दिया है जिसकी गर्दन को मरोड़ उस दरिंदे ने अपने हाथ में दबा रखा है और धड़ को चाबुक मारकर कहता है, दौड़। उस रात फिर मैं सो न सकी। पढ़ने का प्रयास किया, किंतु आंखें बार बार उस सूनी, तरल, मृगशावक सी आंखों के घेरे और तनाव से भरे कोमल शिशु से निर्दोष चेहरे पर टिक जाती। सारी रात करवटें बदलते प्रातः की प्रतीक्षा में बीती, किंतु अलसुबह ऐसी नींद आई कि मध्याह्न तक सोती रही। भोजन कक्ष में बैठी मैं अधीरता से उस जोड़े की प्रतीक्षा कर रही थी कि पता चला कि वो लोग अलसुबह चेकआउट कर गए। मन खिन्न हो उठा। बातचीत के मध्य उसने अपना पता बताया था, पर नॉर्वेजियन नाम और पते ऐसे दुष्कर होते हैं कि उन्हें याद रखना अत्यंत कठिन होता है। फिर मेरी स्मृति तो 72 छेदों वाली छलनी है। उससे मिलने और संपर्क करने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। अनमने, उचाट और खिन्न मन से लंदन लौट आई। उस युवती के जीवन वृत्त को भुलाना दुश्वार हो गया। जितना भी पता याद था उस पर चिट्ठी भेजी, पर वो चिट्ठी लौट आई। ईस्ट लंदन के जिस क्षेत्र में मैं रहती थी वो डिमोलिशन में आ गया। पुरातन के मुंह को छोड़ मैं साउथ लंदन आकर बस गई। उससे संपर्क की कोई क्षीण आशा भी नहीं रही, किंतु वे जलज, नीर भरी दुख की बदरी सी आंखें जब कभी मुझे याद आती तो मेरा तन मन व्यथित हो उठता। इधर कई दिनों से सोच रही थी कि गले में पड़ा मेरा मंगलसूत्र घिस गया है, थोड़ा सा सोना डालकर उसे फिर से गढ़वा लूं। उन्हीं दिनों ओलंपिया में आभूषण प्रदर्शनी लगी थी। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भी आया था। सोचा मौका अच्छा है, लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे। 3-4 दुकानें देख डाली, कहीं कुछ पसंद नहीं आया, किंतु 5वीं दुकान के कलात्मक आभूषणों ने तो जैसे मेरा मन मोह लिया। और उससे भी अधिक जो मेरे मन को मोह रही थी वो थी स्वर्ण प्रतिमा सी सुंदरी वो कन्या जो मुझे आभूषण दिखाते हुए झरने सी कलकल करते मधुर स्वर में कह रही थी, कहिए क्या दिखाऊं आपको। ये देखिए गुलूबंद, निजाम हैदराबाद स्टाइल, और ये राजस्थानी मीने वाला जड़ाऊ पेचदार कंगन, और ये सतलड़ा मंगलसूत्र। इसे कंठी की तरह भी पहना जा सकता है और सतलड़े हार की तरह भी। ये देखिए ये पेच कैसी सफाई से 2 अलग आभूषण बन जाते हैं, 2 in 1। इस तरह के कलात्मक। अभी वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि मैंने खटाक से उसकी बात को काटते हुए कहा, सुनो, तुम रत्नमणि की पुत्री हो क्या? हाँ, पर आप मेरे पिता को कैसे जानती हैं? उनकी तो मृत्यु तभी हो गई थी जब मैं 6-7 वर्ष की थी। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती थी, मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ। वर्षों पहले
मैं उन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। ओह हाँ, माँ आपको अक्सर याद करती हैं। लंदन आने पर हमने आपका बहुत पता लगाया, पर आपने शायद घर बदल लिया था। माँ पीछे कमरे में आभूषणों की देखरेख कर रही हैं, मैं अभी उन्हें बताती हूँ। कहते हुए उसने इंटरकॉम पर बड़ी चतुरता से अपनी माँ को किसी परिचित के आने की सूचना दी। आप बैठिए ना, उन्हें आने में कुछ देर लगेगी। आभूषणों का काम है ना, बहुत सावधानी रखनी होती है। तब तक आप हमारे कलात्मक आभूषणों को देखिए। वो किसी चतुर व्यापारी सी बोली, फिर किसी और ग्राहक को आभूषण दिखाने लगी। जरा सी देर में उस छोटी सी लड़की ने देखते देखते 15-20 हजार का व्यापार कर लिया। ठीक पिता पर गई है। उत्सुकता और उत्तेजना से मन पुलक रहा था। एक दशक पूर्व का वो दृश्य चलचित्र सा आंखों के सामने आ गया। कैसे मृगछौने सी भयभीत वो भागी थी अपने आखेटक की शरण में। तभी वो आई, कुछ व्यस्त पर आत्मविश्वास से दीप्त, बिल्कुल वैसी ही तनवंगी, बस नितंब और लंबे चेहरे पर कुछ भराव सा आ गया था। लंबे बाल अब कंधों पर झूल रहे थे। मुझे देखते ही लिपट गई। थोड़ी देर स्नेह के स्पंदन को हृदय में समोती बाहों में लिपटी रही, फिर होंठों पर थिरकती हंसी लिए स्वयं को व्यवस्थित करते हुए बोली, आप क्या पियेंगी, चाय, कॉफ़ी या कुछ ठंडा? वैसे कुछ भी नहीं, तुम्हें स्वस्थ और संतुलित होने के साथ आत्मबल से दीप्त देखकर मन जुड़ा गया। मैंने उससे पास बैठाते हुए कहा, कुछ तो पीना ही होगा, मुझे भी प्यास लगी है। सुबह से ही हम दोनों आभूषणों के प्रदर्शन में लगे हैं। अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है तो कुछ पीने को मन कर रहा है। कहते हुए उसने जूस का एक छोटा सा कार्टन मेरे हाथ में थमाया, फिर स्वयं भी एक कार्टन ले पास आ बैठी और बोली, ओह कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। उस समय मैंने अपना जीवन वृत्तांत सुनाकर आपको बहुत दुखी किया था। नहीं, तुमने दुखी नहीं किया था। दुखी तो मैं अपनी असमर्थता पर थी कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि सांत्वना के सही शब्द भी नहीं खोज पा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे ऐसे समय में आश्वस्त दी थी जब मैं फुफकारते विषधरों से भरे अंधेरे सुरंग में अकेली भटक रही थी। ओह, उस अंतिम दिन जब मैं कमरे में पहुंची तो वे मुझे पास ना पाकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। मुझे देखते ही कंधों से पकड़ तेजी से झकझोरते हुए चिल्लाए कि अब वो लेक डिस्ट्रिक्ट एक दिन भी नहीं रह सकते। मैं हाथ से निकलती जा रही हूँ, हर अरे गहरे से घी में खिचड़ी की तरह घुल मिल जाती हूँ। यहाँ तक कि पति मौत के मुँह में पड़ा है और पत्नी गुलछर्रे उड़ा रही है। बस फिर क्या, दूसरे दिन हम टैक्सी से मैनचेस्टर चले गए। एक दिन वहीं रहना पड़ा क्योंकि फ़्लाइट दूसरे दिन थी। घर आने के 3 दिन बाद जब वो शांत हुए तो मैंने कहा, कितना अच्छा हो यदि माँ और बिटिया थोड़े दिनों के लिए नॉर्वे आ जाएं। सुनते ही उनका पारा फिर गर्म हो उठा। पैर पटकते हुए दहाड़े, ये कभी नहीं हो सकता। विवाह से पहले ही मौसी से अनुबंध हो चुका था कि तुम्हारी सास और लड़की कभी भी नॉर्वे नहीं आएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मैं स्तब्ध सोचने लगी। ओह, ये कैसा अन्याय हुआ है मेरे साथ, ये कैसा धोखा हुआ, ये कैसा रिवाज है, ये कैसी रीति है कि मैं अपनी बेटी और माँ से नहीं मिल सकती हूँ। उन दिनों फ़ोन की भी तो कोई सुविधा नहीं थी। मैं संज्ञा शून्य, पथराई, घायल हिरनी सी तड़पती रही। तभी मेरे पति की दोनों संतानें छुट्टियों में घर आए। वातावरण और विषाक्त हो उठा। ना जाने क्या हुआ उस दिन, मुझे याद नहीं। वो लड़की क्रुद्ध सिंगनी सी गर्जी और मेरे गले में पड़े हुए उस बड़े से मंगलसूत्र को झटके से खींचती हुई बोली, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम मेरी माँ का मंगलसूत्र नहीं पहन सकती हो। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि तुम मेरे पिता की पत्नी हो। तुम उनकी रखैल हो, रखैल। मेरे विलासी पिता के खेलने के लिए एक देह, सिर्फ देह। वेश्या, यू आर अ प्रोस्टिट्यूट। आई हेट यू, गेट आउट ऑफ माई हाउस। मेरा मोह भंग हुआ, जैसे कोई पर्दा हटा हो मेरी आंखों के सामने से। मैं वहाँ एक पल भी न रुक सकी। हिच हाइकिंग करती स्टेवागर से ओस्लो पहुंची, फिर वहाँ से भारत। मैं समझ रही थी माँ मुझसे रुष्ट होंगी, किंतु उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। व्यवस्थित होने पर मैंने उन्हें सारी गाथा बताई। वो दुख से हाहाकार कर उठी। बोली, ओह बेटी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मुझे नहीं मालूम मेरी बहन ने मेरे साथ ये चाल क्यों चली। पीड़ा से उनके माथे की नसें फूल उठीं। उसी समय एक सुखद संयोग हुआ। स्कॉटलैंड से सॉलिसिटर का पत्र आया कि मेरे नाना मृत्यु से पूर्व अपनी सारी संपत्ति मुझे वसीयत कर गए हैं। हम दोनों ने शीघ्र ही निर्णय लिया कि हम स्कॉटलैंड में अपने खानदानी आभूषणों का व्यापार करेंगे।
स्कॉटलैंड में व्यापार कुछ ठीक नहीं चला, अतः हम लोग लंदन आ गए। वेम्बले में हमारा शोरूम है, नाम है रत्नमणि ज्वेलर्स। अनायास ही उसकी उंगलियां गले में पहनी उस अभूतपूर्व कंठी से खेलने लगीं। अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी अभिशप्त। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।